औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल 3A Nursing Lectures. Dear viewers and students, today I am going to start a new series of MCQs of Fundamental of Nursing of BSN generic 4-year program subject, and in this series this is the first part which will cover the topic of vital signs. This is unit number 5 of subject F1 Fundamental of Nursing, and it is the part of BSN year 1 semester 1. मैं कोशिश करूँगा कि इस MCQs के साथ साथ ना सिर्फ ये कि आपको एक करेक्ट आंसर के जवाबात मिलें, बल्कि मेरी कोशिश होगी कि आपको कुछ ना कुछ उसकी जो है एक्सप्लेनेशन भी दी जाए और साथ में पिक्चर्स भी उसमें शामिल की जाएं। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस मिलती रहें। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि ये आप ज़रूर दूसरों को भी बताएं, यानी उन्हें भी आप सब्सक्राइब करने के लिए कहें ताकि उन्हें भी ये बेनिफिशियल वीडियोस जो हैं मिलती रहें। और ये एक और बात मैं बताता चलूँ आपको कि ये आपके जो यूनिवर्सिटी लेवल के जो एग्ज़ाम होते हैं आपके, यानी सेमेस्टर 1 का जो एग्ज़ाम होगा F1 का, उसमें भी आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगी। और इसमें दीगर जो रिवायती अंदाज़ में जो 4 ऑप्शंस होते हैं, इसमें 4 ऑप्शंस के बजाय मैंने यूनिवर्सिटी लेवल के लिहाज से, जो यूनिवर्सिटी का एक फॉर्मेट है उसके लिहाज से मैंने रेस्पॉन्सेस यहाँ पर 5 रखे हैं, जिसमें कि आमतौर पर होता है A, B, C, D तक ऑप्शंस होते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे 5 ऑप्शन शामिल किए हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इट कैन बी फेल्ट ईजिली नियर एंकल जॉइंट बिलो मीडियल मेल्यूलस। यहाँ पर आप देखें नीचे जो ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें A टेम्पोरल, B डोर्सल पेडिस, C पोस्टीरियर टिबियल, D पॉप्लिटियल पल्स एंड E ब्रेकियल पल्स। यानी कि इनमें आपसे ये पूछा जा रहा है कि कौन सी जो पल्स है जो चेक की जाती है नियर एंकल जॉइंट एंड बिलो मीडियल मेल्यूलस। तो आपने आंसर सोच लिया? जी हाँ, इसका आंसर है पोस्टीरियर टिबियल। पिक्चर में आप देखें, जो लेफ़्ट साइड पर पिक्चर है उसमें रेड कलर का सर्किल बनाया गया है, ठीक है, और राइट साइड वाली पिक्चर जो है इसमें जो है इसकी एनाटॉमी दिखाई गई है। तो करेक्ट आंसर हमारा हुआ पोस्टीरियर टिबियल। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, इट इज़ चेक्ड अलोंग मीडियल एज ऑफ स्टर्नोमैस्टॉइड मसल। फिर यहाँ पर पल्स के बारे में मालूम किया जा रहा है कि ये जगह बताई गई है, यानी कि कौन सी जगह बताई है हमें, देखें, मीडियल एज ऑफ स्टर्नोमैस्टॉइड मसल। तो यहाँ कौन सी पल्स होती है? अब इसमें हमें रेस्पॉन्सेस दिए हैं 5, जिसमें A टेम्पोरल पल्स, B कैरोटिड पल्स, C अपाइकल पल्स, D ब्रेकियल पल्स एंड E इज़ पॉप्लिटियल पल्स। जी, करेक्ट आंसर सोच लें आप। यस, इट्स करेक्ट आंसर इज़ कैरोटिड पल्स। पिक्चर में आप देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर ये लेडी ने जो फिंगर रखी हुई है ये साइट है कैरोटिड पल्स चेक करने का। तो हमारा करेक्ट आंसर हुआ कैरोटिड पल्स। क्वेश्चन नंबर 3, टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम
more than 1 degree centigrade and does not reach normal within 24 hours। यानी कि टेम्परेचर में चेंजेस आती है, मोर देन 1 होती है चेंजेस हमेशा, और 24 आवर्स के अंदर ये नॉर्मल को टच भी नहीं करता। तो ये कौन सा फीवर है, ठीक है, ये मालूम किया गया है आपसे। इसमें ए कंटिन्यूस फीवर, बी रेमिटेंट फीवर, सी इंटरमिटेंट फीवर, डी इन्वर्स फीवर एंड ई रिलैप्सिंग फीवर। जी, तो करेक्ट आंसर है हमारा रेमिटेंट फीवर। रेमिटेंट फीवर में नॉर्मल को टच नहीं करता और 1 डिग्री से ज़्यादा वेरिएशन रहता है। कंटिन्यूस फीवर में फीवर कंटिन्यू रहता है लेकिन उसमें वेरिएशन कम ज़्यादा हो सकता है। इसी तरह से इंटरमिटेंट फीवर जो है वो नॉर्मल को टच करता है, ऊपर जाता है और फिर बिलो भी हो सकता है, ठीक है। जबकि इन्वर्स फीवर में जो है दूसरी सूरत हाल होती है। तो हमारा करेक्ट आंसर है रेमिटेंट फीवर। क्वेश्चन नंबर 4, टेम्परेचर राइजेज इन द मॉर्निंग एंड फॉल्स इन द इवनिंग। आप सोच लें आंसर। जी, करेक्ट आंसर है हमारा इन्वर्स फीवर। आमतौर पर ये होता है कि मॉर्निंग में जो टेम्परेचर वो कम होता है और इवनिंग में ज़्यादा होता है, लेकिन इन्वर्स फीवर में ऐसा होगा, यानी कि अगर किसी को इस तरह का फीवर है कि मॉर्निंग में ज़्यादा हो और इवनिंग में कम हो, तो इसे हम जो है वो इन्वर्स फीवर का नाम देते हैं। तो और करेक्ट आंसर इज़ इन्वर्स फीवर। नंबर 5, ए नर्स obtained a client's pulse and found the rate to be below normal. The nurse document these findings as। अब देखिए यहाँ आपको जो कंडीशन दी है वो ये दी गई है कि एक नर्स जो है उसने एक क्लाइंट की पल्स ली और देखा कि जो पल्स रेट है वो बिलो नॉर्मल है। तो वो नर्स इसे किस तरह से डॉक्यूमेंट करेगी, यानी क्या लिखेगी उसमें? टेकिपनिया लिखेगी, ब्रेडिकार्डिया लिखेगी, टेकिकार्डिया लिखेगी, ब्रेडिपनिया लिखेगी और एपनिया लिखेगी। जी, बिलो नॉर्मल पल्स के बारे में सवाल किया गया है। हमारा करेक्ट आंसर है ब्रेडिकार्डिया, क्योंकि ब्रेडिकार्डिया जो है वो हम कहते हैं नॉर्मल से कम पल्स को, जबकि जो सेकंड इसके बाद जो ऑप्शन दिया है सी, वो टेकिकार्डिया, ये होता है नॉर्मल पल्स से अबोव वैल्यू के लिए हम टेकिकार्डिया यूज़ करते हैं। एक यहाँ पर आप रिलेशन याद रख सकते हैं, एक आसानी के लिए, क्योंकि बाद वक़्त हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ब्रेडिकार्डिया ज़्यादा पल्स थी या यानी फास्ट पल्स को कहते हैं और टेकिकार्डिया जो है या टेकिकार्डिया कहते हैं। तो उसके लिए आप ये याद रख लें कि टी फॉर टेकी और टी से उर्दू का लफ्ज़ आता है तेज़। बस एक ही रिलेशन अगर आप याद रख लेते हैं तो आपकी कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगी। कभी भी आप ब्रेडिकार्डिया और टेकिकार्डिया के दरमियान कन्फ्यूज़न का शिकार नहीं होंगे। कि टेकी और टी से तेज़ लफ्ज़ होता है, तेज़ का मतलब ज़्यादा, यानी कि नॉर्मल से ज़्यादा होगी। तो यूँ जो है आप इसको याद रख सकते हैं। टेकिपनिया की बात हो रही है, तो एपनिया जहाँ पर लफ्ज़ पीनिया आ जाए तो वो रेस्पायरेशन होता है। तो यहाँ तो पल्स की बात हो रही है, तो ये जहाँ ये पीनिया का लफ्ज़ आ रहा है वो तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हमारा हुआ ब्रेडिकार्डिया। क्वेश्चन नंबर 6, oral temperature is contraindicated in the following patients। अनकॉन्शियस पेशेंट ए में हमारे पास है अनकॉन्शियस पेशेंट, अडल्ट, चिल्ड्रन बिलो 6 ईयर्स। नंबर बी, एपिलेप्टिक, दोज विद एस्टोमेटाइटिस, यानी इन्फ्लेमेशन ऑफ माउथ हो गया इसका, एस्टोमेटाइटिस का मतलब, चिल्ड्रन अबव 6 ईयर्स। ये डिफरेंट देखें कंडीशंस दी हुई हैं, एक सेट दिया हुआ है कंडीशंस का। ए में एक सेट दिया हुआ है, बी में दूसरा सेट दिया है और तीसरा सेट जो है वो सी में है, चिल्ड्रन बिलो 6 ईयर्स, अनकॉन्शियस पेशेंट्स एंड कन्फ्यूज पेशेंट्स। डी में जो सेट दिया गया है वो है पेशेंट्स गोइंग फॉर सर्जरी, जियाट्रिक्स का मतलब होता है कि ओल्ड क्लाइंट्स, ओल्ड पेशेंट्स, कन्फ्यूज्ड पेशेंट्स, एक ये सेट हो गया। और
5वां सेट हमें दिया गया है अनकॉन्शियस पेशेंट्स गोइंग फॉर सर्जरी एंड अडल्ट्स। जी आप गौर कर लें इन तमाम पर, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर है सी, चिल्ड्रन बिलो 6 ईयर्स, अनकॉन्शियस पेशेंट्स एंड कंफ्यूज पेशेंट्स। ये वो कंडीशन है या ये वो ग्रुप है जिसमें कि हम ओरल टेम्परेचर नहीं ले सकते हैं। 6 ईयर से कम बच्चों में नहीं ले सकते, अनकॉन्शियस पेशेंट में नहीं ले सकते, और कंफ्यूज पेशेंट्स है उनमें नहीं ले सकते। लेकिन इसके अलावा जो भी कंडीशन देखेंगे, एक मैं डिस्कस कर लेता हूँ यहाँ पर। जैसे पहली कंडीशन दी हुई है अनकॉन्शियस पेशेंट, इसमें कर सकते हैं। दूसरी कंडीशन है अडल्ट, तो अडल्ट में नहीं कर सकते, तो ये हमारा आंसर में निकल गया। हालांकि जो नेक्स्ट है इसमें चिल्ड्रन बिलो 6 ईयर, इसमें हम कर सकते हैं। तो इसमें एक ऐसा नंबर आ गया या ऐसा लफ्ज़ आ गया अडल्ट, जो कि हमें इससे निकाल देता है, हमारा कन्फ्यूजन ख़त्म कर देता है, क्योंकि अडल्ट में हम माउथ से टेम्परेचर या ओरल टेम्परेचर ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, द क्लिनिकल थर्मामीटर इज़ मार्क्ड फ्रॉम, यानी जो क्लिनिकल थर्मामीटर है हमारा मर्करी थर्मामीटर, ठीक है, जिस पर मार्किंग दी होती है, डिफरेंट नंबर्स लिखे होते हैं। तो अब वो जो मार्किंग है फ़ारेनहाइट में मैं यहाँ पे दी हुई है, इसमें रेस्पॉन्सेस दिए हुए हैं। तो इनमें से कौन सा जो आंसर है वो करेक्ट है इस मार्किंग के लिए? 92 to 106, बी में 93 to 107 दिया हुआ है, सी में 94 to 108 दिया हुआ है, और डी में 95 to 109, 96 to 110। क्या जहन में आता है आपके? जी हाँ, ये आंसर है 94 to 108। पिक्चर में भी आप देख सकते हैं जो हमारा थर्मामीटर होता है, क्लिनिकल थर्मामीटर है, इसमें जो है हमें मार्किंग दी होती है 94 से लेकर 108 तक। तो करेक्ट आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 8, टेम्परिक थर्मामीटर इज यूज टू चेक टेम्परेचर फ्रॉम। इसमें हम किस तरह से एक्सक्लूड करेंगे? इसे टेम्पोरल साइड देखेंगे। तो टेम्पोरल जो है वो वहाँ से किस चीज़ से चेक होता है? तो आमतौर पर आपने देखा है कि टेम्पोरल से टेम्पोरल थर्मामीटर होता है, ठीक है, या डिजिटल थर्मामीटर होता है। इसी तरीके से फॉरहेड देखें तो फॉरहेड पर हमें फॉरहेड थर्मामीटर मिलता है। बिलो टंग हम क्लिनिकल थर्मामीटर से चेक करते हैं, ठीक है, जो कि ओरल के लिए भी यूज़ होता है। और दूसरा ये डी में आंसर दिया हुआ है ईयर। तो टेम्पनिक मेम्ब्रेन का जो ताल्लुक़ है वो हमारे ईयर से होता है, और यहाँ पे टेम्पनिक थर्मामीटर उसी रिलेशन से नाम रखा है। तो हमारा जो आंसर वो है ईयर। और ये पिक्चर में आप देख सकते हैं ये टेम्पनिक थर्मामीटर दिखाया गया है, और ये किस तरह से चेक करते हैं तो ये भी दिखाया गया है। जबकि रेक्टम भी हमारा आंसर नहीं हो सकता था, क्योंकि जो रेक्टम से लिया जाता है वो भी हमारा जो क्लिनिकल थर्मामीटर है वही होता है। तो ओरल और जो रेक्टल थर्मामीटर है उसका डिफरेंस भी आपको मालूम होना चाहिए यहाँ पर, कि जो बिलो टंग हम यूज़ करते हैं वो हमारा क्लिनिकल और ओरल थर्मामीटर होता है, जिसका फ़र्क ये होता है कि वो उसका जो बल्ब होता है वो लॉन्ग होता है और थिन होता है। जबकि रेक्टल जो थर्मामीटर होता है वो क्लिनिकल थर्मामीटर जैसा ही होता है, लेकिन फ़र्क ये होता है कि उसका बल्ब जो है शॉर्ट होता है और थिक होता है, थोड़ा मोटा होता है, उसका मटेरियल थोड़ा सा उसकी निस्बत बेहतर होता है। क्योंकि रेक्टम ऐसी जगह है जहाँ पर कि अगर हम इसको इंसर्ट करेंगे तो हमेशा वहाँ पर जो है वो कॉन्ट्रैक्शन होगी हमारे एनस की, और उससे वो टूट ना जाए, इसलिए ये थर्मामीटर जो है थोड़ा इसका जो बल्ब होता है वो ठीक होता है। उम्मीद है आपको बहुत अच्छा सा क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, सेक्शन ऑफ योर ब्रेन दैट कंट्रोल्स thermoregulation is A. parietal lobe, B. frontal lobe, C. temporal lobe, D. thalamus and E. hypothalamus। जी तो सोच लिया आपने आंसर? हमारा आंसर है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो है वो थर्मो रेगुलेशन का काम कंट्रोल करता है, ठीक है। जबकि
अब इसमें थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दे दी है ताकि आपको थोड़ा सा फर्दर मालूम हो जाए कि पैराइटल लॉब जो है वो सेंसेशन, टच और प्रेशर वगैरह से रिलेट करता है। फ्रंटल लॉब जो है मेमोरी, लैंग्वेज, सोशल एंड सेक्सुअल बिहेवियर से रिलेट करता है, जबकि टेम्पोरल लॉब इंटरप्रेटिंग साउंड्स फ्रॉम द ईयर्स। और जो नेक्स्ट हमारा है थैलेमस, ये जो है इसका ताल्लुक़ है हमारा रेगुलेट्स करने से स्लीप और अलर्टनेस और वेकफुलनेस से। तो जो हमारा क्वेश्चन था वो ये था कि सेक्शन ऑफ योर ब्रेन दैट कंट्रोल थर्मो रेगुलेशन, तो इसका आंसर हमारा हुआ हाइपोथैलेमस। क्वेश्चन नंबर 10, इट इज़ द फुलनेस ऑफ द आर्टरी। ये डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स दी गई हैं हमें और किसी चीज़ की हैं, अब आपको मालूम हो जाएगा थोड़ी देर में। रेट, रिदम, पल्स फोर्स, वॉल्यूम और पल्स इक्वालिटी। जी, तो इसका आंसर है हमारा वॉल्यूम। इट इज़ फुलनेस ऑफ द आर्टरी, रेट, रिदम, पल्स फोर्स, वॉल्यूम और पल्स इक्वालिटी। तो इसका आंसर हमारा है फुलनेस का है वॉल्यूम। इसमें डिफरेंट ये दिखाए गए हैं, एक नॉर्मल पल्स को शो किया गया है, उसको इसकी हाइट से हमें मालूम होता है, ठीक है, फुलनेस। अब देखें सेकंड जो नीचे जो पिक्चर दी है इसमें लेफ़्ट साइड पे देखें तो आप में इसका जो कर्व है वो नीचे दिखाया गया है, यानी कि ये लो वॉल्यूम पल्स है, ठीक है, और दूसरी जो है वो फुल वॉल्यूम पल्स है, ज़्यादा है, ठीक है। इस तरीके से यानी कि ये जो फुलनेस होती है आर्टरी की, इसे हम कहते हैं वॉल्यूम। क्वेश्चन नंबर 11, इट इज़ द रेगुलरिटी ऑफ द बीट्स, यानी कि जो हमारे हार्ट रेट है, हमारी पल्स है, उसकी रेगुलरिटी ऑफ बीट को कहते हैं हम क्या कहते हैं? रेट कहते हैं, रिदम कहते हैं, पल्स फोर्स कहते हैं, वॉल्यूम कहते हैं, पल्स इक्वलिटी कहते हैं। अगर आपको इनकी डेफिनेशंस मालूम है तो फिर इसका आंसर का जवाब दे सकेंगे। तो हमारा करेक्ट आंसर है रिदम, पल्स रिदम, ठीक है। यहाँ पर आप इसमें पिक्चर में आपको शो कर दिया गया है, ठीक है, रेगुलरिटी शो की गई है इसमें। एट इंटरवल, इक्वल इंटरवल है, ऊपर देखें आप पहली पिक्चर में। सेकंड जो कर्व्स दिखाए गए हैं इसमें आप देखें कि ये जो है रेजिंग और डाउनिंग जो है वो, पहले रेजिंग देखें दोनों इक्वल हैं, फिर इसमें डिस्टेंस आ गया है, ठीक है, दोनों के दरमियान। फिर ये रेज़ हो रही है, रेज़ हुई, बीच में फिर डाउन हो रही है, डाउन के बाद फिर दोबारा से ज़्यादा फासला आ गया है। तो इस तरह की जो है ये इर्रेगुलर हो गई, यानी कि रिदम इसका इर्रेगुलर कहलाएगा इस तरह से, ठीक है। तो हमारा अगर हम आंसर देखें इसका फॉर रेगुलरिटी ऑफ द बीट्स के लिए, तो इसका आंसर है रिदम। क्वेश्चन नंबर 12, नॉइजी रेस्पिरेशन ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ अपर एयर पैसेज। इसमें साइंग, स्ट्राइडर, वीजिंग, चाइनीज स्ट्रोक्स ब्रीथिंग और ऑर्थोनिया। तो हमारा करेक्ट आंसर है स्ट्राइडर। अब यहाँ पर डिफरेंस बताया गया है स्ट्राइडर का और स्टार्टर भी एक इसके साथ ही हमने कहा कि डिस्कस कर लें। तो ये फोर्सफुल किस्म की जो ब्रीथिंग होती है, ठीक है, स्ट्राइडर में, जो कि आमतौर पर किसी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से होती है, जबकि और एक मकसद जो बंदा जागा हुआ है, सोया हुआ नहीं है, उसमें भी ऐसा हो सकता है कि उसके रेस्पिरेशन के दौरान जो है वो फोर्सफुल किस्म की वॉइसेस निकलें, जबकि यही वॉइसेस अगर सोने में निकलती हैं तो आमतौर पर उसको जो है स्टटर कहा जाता है। जैसे इसमें एक लफ्ज़ है स्नोरिंग, यानी कि खराटे जो हम लेते हैं ना, खराटे, ठीक है। तो ये हमारा नॉइजी रेस्पिरेशन ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ अपर पैसेज के लिए आंसर था स्ट्राइडर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग इन अदर देन सिटिंग पोजीशन इज़। इसमें साइंग दिया है, स्ट्राइडर दिया हुआ है, वीजिंग दिया हुआ है, चाइनीज स्ट्रोक्स ब्रीथिंग दिया हुआ है। और डियर स्टूडेंट, यहाँ मैं आपको ये बात बता दूँ कि ये मोस्ट कॉमनली आने वाला क्वेश्चन है आपके MCQs में।
ये आर्थोनिया बहुत दफ़ा आता है हमारा जो नर्सिंग एग्जामिनेशन बोर्ड है उसमें भी और यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में भी। आमतौर पे ये जो टर्म है एबनॉर्मल रेस्पिरेशन की जिसका आंसर हमारा है आर्थोनिया, ये बहुत ज़्यादा आती है। तो इसको बहुत अच्छा सा आपको याद कर लेना है कि डिफिकल्ट इन ब्रीथिंग इन अदर देन सिटिंग पोजीशन जो है वो आर्थोनिया होता है। यानी कि अगर बंदा बैठा हुआ है या सिटिंग पोजीशन में है तो उसकी सांस सही आ रही होगी, अगर वो लेटेगा तो उसको डिफ़िकल्टी होगी। ठीक है, इसी तरीके से जो चाइनीज़ स्ट्रोक्स ब्रीथिंग है तो फिर इसमें दूसरी एक्सप्लेनेशन है कि इसमें जो है वो डीप सांस ले रहा होता है, फिर एपनिया का एक छोटा सा इंटरवल आता है, फिर मज़ीद डीप ब्रीथिंग रहता है, फिर सीज हो जाता है रेस्पिरेशन और फिर दोबारा से उसको एक्सपायर करता है। तो इस तरह की खुसूसियात हैं, लेकिन यहाँ हमारा मेन फोकस था कि डिफ़िकल्ट इन ब्रीथिंग अदर देन सिटिंग पोजीशन, तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है आर्थोनिया। क्वेश्चन नंबर 14, ड्राउनिंग, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ साइंग, स्ट्राइडर, वीजिंग, एस्फेक्सिया, आर्थोनिया। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है एस्फेक्सिया। मोस्टली हमारा जो है ये जो लोग डूब जाते हैं, ठीक है, उनमें जो है वो फ्लूइड की वजह से उनका जो एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है, इसी तरह कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है। तो ये जो इस तरह की जो प्रॉब्लम आती है ये आती हैं एस्फेक्सिया में। क्वेश्चन नंबर 15, कंडीशन व्हेन नो ऑक्सीजन कैन बी गिवन टू दी लंग्स तक ऑक्सीजन जा ही ना सके, तो ये भी कंडीशन जो है हमारी एक दी गई है इन 5 ऑप्शन में से। ये कंडीशन भी जो है वो एस्फेक्सिया है, और इसकी वजह मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि कोई फ्लूइड वगैरह से हमारा एयरवे ब्लॉक हो जाए, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, ठीक है, तो उस सूरत में जैसा कि ड्राउनिंग एक एग्जांपल दी थी यहाँ पे, तो उसकी वजह से जो है वो ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों तक नहीं पहुँच पाएगी, तो इसे भी हम एस्फेक्सिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, द प्रेशर विच इज़ द रिजल्ट व्हेन वेंट्रिकल्स आर एट रेस्ट। वेंट्रिकल रेस्ट पर हों तो कौन सा प्रेशर कहलाता है? सिस्टोलिक प्रेशर है, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, पल्स प्रेशर है, बोथ बी एंड सी है, या ए एंड बी है? तो इसका आंसर है जब वेंट्रिकल रेस्ट पर होते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। यानी डायस्टोलिक प्रेशर जब हम रिकॉर्ड करते हैं तो उस वक्त जो वेंट्रिकल होते हैं हमारे रेस्ट की कंडीशन में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, द प्रेशर विच इज़ द रिजल्ट व्हेन वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट। अब यहाँ पर वहाँ था पहले रिलैक्स का या रेस्ट का, अब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट पर हैं, तो इसका आंसर है हमारा सिस्टोलिक प्रेशर। यहाँ पर तस्वीर में भी दिखाया गया है। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर में देखें आपके एरो के साइन ये शो कर रहे हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, हमारे वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं दोनों साइड से, ठीक है। जबकि बराबर में डायस्टोलिक की पिक्चर दी गई है, वहाँ पर आप देखेंगे कॉन्ट्रैक्शन नहीं है। तो ये हमारा आंसर था पिछले क्वेश्चन का, क्वेश्चन 16 का डायस्टोलिक, लेकिन यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन की वजह से इसका आंसर है हमारा सिस्टोलिक प्रेशर। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट टाइप ऑफ पेशेंट वुड बेनिफिट फ्रॉम एन एलिवेटेड हेड ऑफ द बेड। बेड जो है हेड साइड से एलिवेटेड हो, यानी ऊपर उठा हुआ हो, या इसे हम फाउलर पोजीशन भी कहते हैं। तो ऐसी पोजीशन जो है, या फाउलर पोजीशन के लिए भी ये सवाल हो सकता है कि कौन से लोगों के लिए बेनिफिशियल हो सकती है। तो इसमें ए में है पेशेंट विद बर्न ऑफ बैक, उसकी कमर पर से जल गया हो। बी पेशेंट विद हार्ट डिजीज़। सी पेशेंट विद ब्रोकन फीमर। डी पेशेंट विद डिस्निया। एंड ई में है बोथ बी एंड डी। तो हमारा आंसर हुआ बोथ बी एंड डी, क्योंकि बी में जो है वो कार्डिक पेशेंट की बात की गई है, हार्ट डिजीज़ के पेशेंट की बात की गई है, पिक्चर भी आपको शो की गई है। और डी में जो है वो डिस्निया का, यानी डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग का पेशेंट है। तो ये पेशेंट जब भी एलिवेटेड बेड के साथ होंगे लेटे हुए तो इन्हें प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन अगर ये इनका बेड हम फ्लैट कर देंगे, यानी कि ये सुपाइन पोजीशन में होते हैं, तो इन दोनों क्लाइंट्स को जो है वो डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग होगी, क्योंकि हमारे एब्डोमिनल जो विसरा होते हैं, अगर क्लाइंट लेटा हुआ है तो उन सब का जो वेट है वो हमारे लंग्स की तरफ पड़ता है, ठीक है, जिसकी वजह से लंग्स के एक्सपेंड होने में
प्रॉब्लम होती है और उसको डिस्निया हो जाता है। इसी तरीके से कार्डिक डिजीज़ वाले क्लाइंट को भी प्रॉब्लम होगी। तो ये एलिवेटेड बेड की जो पोजीशन है ये बेनिफिशियल है कार्डिक क्लाइंट के लिए और डिस्निया के पेशेंट के लिए। जबकि यहाँ पर अगर हम देखें तो एलिवेटेड बेड का पेशेंट विद बर्न ऑफ बैक से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ठीक है। उसके लिए हम आमतौर पर अगर बैक से बर्न होता है तो उसके लिए हम प्रोन पोजीशन इस्तेमाल करते हैं जिसमें कि क्लाइंट उल्टा लेटा हुआ होता है। क्वेश्चन नंबर 19, अटैक ऑफ इंटेंस शिवरिंग ऑफ फीवर इज कॉल्ड कंटिन्यूस फीवर, रिमिटेंट फीवर, इंटरमिटेंट फीवर, राइगर, रिलैप्सिंग फीवर। तो हमारा करेक्ट आंसर है राइगर। तो ये ओनली कंडीशन है जिसमें कि इंटेंस शिवरिंग अटैक होता है, ठीक है, और इसका नाम है राइगर। क्वेश्चन नंबर 20, फैक्टर्स दैट इंक्रीजेज द रेट ऑफ रेस्पायरेशन आर। रेस्पायरेशन किन सूरतों में बढ़ जाती है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं, इस बारे में सवाल किया गया है। तो ए में दिया गया है एक्सरसाइज एंड स्लीप, बी में इमोशंस, सी एटमॉस्फेयर रिच इन ऑक्सीजन, डी चेंज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एंड ऑल ऑफ दी अबोव। तो हमारा आंसर है ऑल ऑफ दी अबोव। नेक्स्ट क्वेश्चन, फैक्टर्स काजिंग वेरिएशन इन ब्लड प्रेशर आर ऑल एक्सेप्ट वन। वेरिएशन ब्लड प्रेशर में किन किन चीज़ों से होता है, सब हैं लेकिन एक नहीं है। तो वो आपको आइडेंटिफाई करना है, तलाश करना है कि कौन सा ऑप्शन है जो कि इसका काज नहीं बनता, यानी कि जो ब्लड प्रेशर में कमी ज़्यादती का बाइस नहीं बनता। तो नंबर ए में है पेन एंड हेमरेज, बी ऑप्शन में इलनेस एंड ड्रग्स, सी में है इमोशंस एंड एंगर, डी में रेस्ट एंड स्लीप, और ई में है एज एंड सेक्स। तो आप गौर कर लें पहले ए बी सी सब ऑप्शन पर, तो कौन सा आपको लग रहा है कि ये करेक्ट आंसर है? जी, करेक्ट आंसर है हमारा रेस्ट एंड स्लिप। रेस्ट एंड स्लिप वो कंडीशन है जिसमें कि ब्लड प्रेशर में वेरिएशन यानी उतार चढ़ाव नहीं होता, ज़्यादा या कम नहीं होता, आमतौर पे नॉर्मल पे रहता है ऐसी कंडीशन में रहे तो। क्वेश्चन नंबर 22, द टर्म्स दैट इंडिकेट नॉर्मल रेस्पायरेशन इज़ यूपनिया, एपनिया, अर्थोनिया, डिस्निया, ब्रेडिप्निया। अब ये सारी की सारी ही जो है इसमें जो है कंडीशन ऐसी दी गई हैं जिसमें एबनॉर्मलिटी भी हैं सिवाय ए के, क्योंकि नॉर्मल की बात है तो नॉर्मल ए के इसमें कोई कंडीशन दी हुई है तो क्या हो सकती है। अगर आपको अपने की डेफिनेशन आती है तो डेफिनेटली आप का जवाब ये नहीं होना चाहिए। आर्थोनिया की आपको डेफिनेशन आती है जिसमें डिफिकल्टी इन अदर देन सिटिंग पोजीशन था। एपनिया जो पहले बात की इसमें स्टॉपेज जो टेम्परेरी स्टॉपेज ऑफ ब्रीथिंग होता है। डिस्निया डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग है। ब्रिटनिया में जो रेस्पिरेशन है वो कम हो जाती है। तो हमारा करेक्ट आंसर हुआ यूपनिया। ये वो कंडीशन है जिसमें कि जो कि इस्तेमाल होती है नॉर्मल रेस्पिरेशन के लिए। क्वेश्चन नंबर 23, इट इज़ नॉट द कंट्रा इंडिकेशन टू टेक टेम्परेचर बाय माउथ। माउथ से टेम्परेचर लेने के लिए इनमें से कौन सी कंडीशन है जो कि कंट्रा इंडिकेशन नहीं होती। कंट्रा इंडिकेशन का मतलब होता है जिसमें कि हम काम नहीं कर सकते। तो ये हमें क्या काम करने के लिए कह रहे हैं, यहाँ पे टेम्परेचर बाय माउथ के लिए कह रहे हैं। तो उसके लिए क्या कंट्रा इंडिकेशन होगी, यानी किस कंडीशन में जो है वो यहाँ पर सवाल दिया है कि नहीं कर सकते ना चेक, तो वो कौन सी कंडीशन है। तो ए है प्रेजेंस ऑफ नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब, बी हेडेक, सी नोजिया एंड वोमिटिंग, डी ऑरल सर्जरी, ई डिस्निया। तो इसमें अगर आप गौर करें कि तो सारी की सारी कंडीशन ऐसी हैं जो कि कंट्रा इंडिकेशन बनती हैं, लेकिन वाहिद हेडेक ऐसी कंडीशन है जो कंट्रा इंडिकेशन नहीं है। अगर हेडेक अगर है तो क्लाइंट का माउथ से टेम्परेचर ले सकते हैं, लेकिन बाकी कंडीशन में नहीं ले सकते। क्वेश्चन नंबर 24, इफ फेमोरल पल्स इज़ फाउंड। अब ये लोकेशन मालूम करें कि फेमोरल पल्स कहाँ से चेक करते हैं। रेस्पॉन्सेज हैं ए बिहाइंड द नी, बी एट द नेक, सी ऑन द टॉप ऑफ द फुट, डी इन द ग्रोइन, ई इन द क्यूबिटल फोसा। जी, तो फेमोरल पल्स कहाँ चेक करते हैं?
करेक्ट आंसर इज़ इन द ग्रोइन। ये है फेमोरल आर्टरी, जहाँ पर हम फेमोरल पल्स चेक करते हैं। एक और यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ बात कि बाद वक्त हमारे पास क्लाइंट आता है और हमें उसका सैंपल लेना होता है इन्वेस्टिगेशन के लिए, लेकिन वो बहुत फैटी होता है या जो है बहुत ज़्यादा ऐसी कंडीशन में होता है कि उसका हम नॉर्मली जहाँ से आमतौर ब्लड ड्रा करते हैं इन्वेस्टिगेशन भेजने के लिए, वहाँ से ड्रा नहीं कर पाते हैं। तो ये बेस्ट ऑप्शन होता है फेमोरल आर्टरी का, कि जहाँ से आप इजीली जो है ब्लड सैंपल ले सकते हैं। क्योंकि क्लाइंट को हम स्पाइन पोजीशन में लेटाकर और इसके जो ग्रोइन, ये जो एरिया आपको नज़र आ रहा है फेमोरल आर्टरी का जो इंडिकेट किया गया है एक लाइन से, ब्लैक लाइन से, इस एरिया में हम पल्पेट करके देखते हैं। तो हमें यहाँ के, चूँकि ये एक मेजर आर्टरी है, तो हमें पल्सेशन बहुत अच्छी फील होती है और यहाँ पर हम ये फील करके जो है यहाँ से हम ईज़िली जो है वो ब्लड सैंपल ले सकते हैं, जिसका तरीका इंशाल्लाह किसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो फ़िलहाल हमारा आंसर फेमोरल पल्स के लिए कि इट इज़ इन द ग्रोइन रीजन। क्वेश्चन नंबर 25, ए पोप्लिटियल पल्स इज़ फाउंड बिहाइंड द नी, एट द नेक, ऑन द टॉप ऑफ द फुट, इन द ग्रोइन, इन द क्यूबिटल फोसा। जी, तो इसका आंसर क्या होगा पोप्लिटियल पल्स के लिए? यस, करेक्ट आंसर इज़ बिहाइंड द नी, जो को पिक्चर में शो किया गया है। ठीक है, उम्मीद है इससे आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। पिक्चर साथ में है कि पोप्लिटियल पल्स जो है वो कहाँ हम फील कर सकते हैं। तो हम बिहाइंड द नी जो है हमारे जो घुटना होता है पैर का, उसके बैक साइड पर हम पल्पेट करके ले सकते हैं। जबकि सेकंड ऑप्शन दिया गया है इसमें एट द नेक, तो वहाँ पे कैरोटिड पल्स होती है। ऑन द टॉप ऑफ द फुट जो है वो डोर्सल पेडिस होती है। इन द ग्रोइन जो है फेमोरल होती है और इन द कैपिटल फोसा ब्रेकियल पल्स होती है। तो इन सब में हमारा आंसर नहीं था, बल्कि हमारा आंसर क्या होगा बिहाइंड द नी। क्वेश्चन नंबर 26, इफ़ योर बॉडी नीड्स टू कूल डाउन दीज मैकेनिज्म इंक्लूड। हमारी बॉडी गर्म है, यानी कि हम फीवर के शिकार हैं, और अगर वो कूल डाउन होना चाहे तो फिर उसके लिए कौन सा मैकेनिज़्म इस्तेमाल होता है? कूल डाउन करने के लिए वैसोकंस्ट्रिक्शन, थर्मोजेनेसिस, हार्मोनल थर्मोजेनेसिस, ऑल ऑफ द अबो, नन ऑफ द अबो। अगर आपको वैसोकंस्ट्रिक्शन का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा है, थर्मोजेनेसिस का कॉन्सेप्ट है, हार्मोनल थर्मोजेनेसिस का कॉन्सेप्ट है, तो फिर उस सूरत में आप इसका बेहतर जवाब दे सकेंगे। तो हमारा आंसर है नन ऑफ दी अबो। उसकी वजह क्या है कि जो ए बी सी में जो ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है, जैसे वैसोकंस्ट्रिक्शन, थर्मोजेनेसिस, और ये तीनों की तीनों जो कंडीशन दी गई हैं, ये टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने के लिए है, ठीक है, ना कि डिक्रीज़ करने के लिए। तो हमारा करेक्ट आंसर है नन ऑफ दी अबो। क्वेश्चन नंबर 7, हीट प्रोडक्शन इन्वॉल्व्स ऑल एक्सेप्ट वन। नीचे जो कंडीशन दी गई हैं ये सारी की सारी जो है वो हैं जिसमें हीट प्रोडक्शन होती है, ठीक है। जैसे पिछले सवाल में था कूल डाउन का था, तो यहाँ पे हीट प्रोड्यूस किस में होती है ये क्वेश्चन किया गया है। तो सारी कंडीशन ऐसी दी गई जिसमें कि हीट प्रोड्यूस होती है सिवाय एक के। तो वो कौन सी कंडीशन है, सोच लिया आपने? आंसर है कन्वेक्शन, क्योंकि BMR बेजल मेटाबॉलिक रेट जो है इससे हीट प्रोड्यूस होती है, थर्मोजेनेसिस से, हार्मोनल थर्मोजेनेसिस से और मसल एक्टिविटीज़ से हीट प्रोड्यूस होती है। सिर्फ कन्वेक्शन जो है वो ऐसा मेथड है जो कि जिसमें कि हीट रेडिएट होती है। नंबर 28, इट इज़ द मेथड इन विच हीट एनर्जी इज़ ट्रांसफर्ड थ्रू सम मीडियम। तो यहाँ पर देखें हमें कंडीशन दी गई है कि किस कंडीशन में जो है वो हीट एनर्जी ट्रांसफ़र होती है थ्रू सम मीडियम। इनमें आंसर हमारे पास दिए गए हैं कॉन्वेक्शन, कंडक्शन, एवापोरेशन, रेडिएशन। जी सोच लिया आपने आंसर? जी, तो हमारा आंसर है कंडक्शन।
क्योंकि कंडक्शन में जो है किसी न किसी मीडियम का होना ज़रूरी है। जैसे आपने देखा होगा अक्सर के घर में अगर हम कोई चीज़ बना रहे होते हैं, खाना बना रहे होते हैं, तो आप चम्मच अगर उसमें डाल कर छोड़ दें किसी अपने बर्तन में जो पॉट्स में खाना बन रहा है, तो थोड़ी देर में चम्मच गर्म हो जाता है, क्योंकि हीट जो है वो ट्रांसफ़र हो रही है कंडक्शन के थ्रू। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम बात करें नर्सिंग के हवाले से बात करें, तो हमारा क्लाइंट है, उसको अगर फीवर है और वो बेड पर लेटा हुआ है, तो उसकी जो हीट लॉस होगी या हीट जो है वो ट्रांसफ़र होगी उसकी बॉडी से आउटसाइड, तो वो डिफरेंट तरीके से होती है। जिसमें कि अगर मीडियम है, जैसा कि यहाँ आप पिक्चर में देख सकते हैं कि क्लाइंट लेटा हुआ है और बेड से टच है, तो इसके अगर हम करवट दें, इसको लेटरल पोजीशन पर गए, तो इसके जो जहाँ भी इसकी बॉडी टच कर रही थी बेड को, उसको नीचे की साइड देखें तो वो गर्म होगा, इसलिए कि यहाँ पर हीट ट्रांसफ़र हुई है थ्रू कंडक्शन, और वो जो बेड का नीचे इसके बॉडी के नीचे का हिस्सा है वो गर्म हो चुका होता है। तो लिहाजा हमारा जो आंसर है इस क्वेश्चन के लिए वो है कंडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, हीट लॉसेस फ्रॉम रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, म्यूकोजा ऑफ माउथ इन यूरिनेशन एंड इन डेफिकेशन एक्सेट्रा। ये डिफरेंट कंडीशन दी गई हैं कि इसमें हीट लॉस होती है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से, म्यूकोजा ऑफ माउथ से, यूरिनेशन में, डेफिकेशन में किस तरीके से होती है, कौन सा मेथड है हीट लॉस का, कन्वेक्शन, कंडक्शन, एवापोरेशन, रेडिएशन, और बोथ ए एंड बी। जी, तो हमारा करेक्ट आंसर है एवापोरेशन। यहाँ पर आप देखें, इसमें चलें अब फर्दर में सारी चीज़ों की एक्सप्लेनेशन कर ही देता हूँ। यहाँ पर कंडक्शन का आपने समझ लिया है, लेकिन हमारा यहाँ पर आंसर है एवापोरेशन। तो यहाँ पर देखें आप हेड साइड पर जो है इनकी जो नोज़ या माउथ वगैरह से अगर हम हाथ टच करते हैं और इसके जो एक्सपायर्ड एयर को देखते हैं तो वो गर्म होती है। तो ये तरीका, इसमें कोई मीडियम नहीं है, ठीक है। तो विदाउट एनी मीडियम ये जो है वो ट्रांसफ़र हो रहा है, लेकिन यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर इसकी जो एयर है उसके थ्रू हो रहा है ना, यानी कि एक्सपायर्ड एयर है इधर, या माउथ से कुछ सिक्रीशन वगैरह कोई निकल रही है, ये कफिंग करता है, स्नीजिंग करता है, तो उसमें गर्माइश होती है, तो उसके थ्रू जो है वो हीट लॉस होती है। तो इस तरीके के मेथड को हम कहते हैं एवापोरेशन। जबकि रेडिएशन थोड़ा सा कंफ्यूज हमें करता है, लेकिन रेडिएशन में यहाँ पर देखें कि विदाउट एनी मीडियम, विदाउट एनी थिंग, बस जो हीट है बॉडी की वो एटमॉस्फेयर में विदाउट एनी मीडियम चली जाएगी, यानी कि ना यहाँ पर टचिंग है कोई, ठीक है, और ना ही जो है यहाँ पर कोई एयर वगैरह का वो है कि एयर के थ्रू जो है वो किसी चीज़ से निकल रही है और फिर हम निकल रही है, बॉडी से निकल रही है, लेकिन ये बराह रास्त स्किन से बाहर निकल रही है, तो उसको ये मेथड है रेडिएशन। और कन्वेक्शन जो है वो आप देखें तो पैरों की तरफ ये शो किया गया है कन्वेक्शन, ठीक है। इस कन्वेक्शन में जो है वो हीट लॉस हो रही है, और यहाँ पे पर्सपिरेशन के थ्रू जो है ये हो रही है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 30, द नॉर्मल पल्स रेट इन अडल्ट इज 57 beats per minute, between 60 and 100 beats per minute, between 102 to 120 beats per minute, 45 beats per minute, और 120 beats per minute। आपको नॉर्मल रेंज मालूम है तो आप बिल्कुल बता सकते हैं। तो हमारा आंसर है नॉर्मल पल्स रेट इन अडल्ट इज़ 60 to 100. This is the normal value. So correct answer is B. बहुत बहुत आपका शुक्रिया। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे एक बार फिर कि आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस मिलती रहें। जज़ाकल्लाह खैरा। अल्लाह हाफ़िज़।